हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है जीवन की प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस से संबंधित ही वीडियो लाए हैं। तो लाइफ प्रोसेस में हम अब तक जो बता दिए हैं, जो है मनुष्य में या जीवों में न्यूट्रिशन कैसे होता है और प्लांट्स एनिमल की कंपेरेटिवली हम एक्सप्लेन किए हैं और ह्यूमन तक पहुँचे हैं। हायर प्लांट्स और ह्यूमन तक पहुँचे हैं, जिसमें ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम समझाए हैं, पूरा डिटेल बताए हैं और इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन किए हैं, वीडियो को पार्ट पार्ट में डिवाइड किए हैं। फिर जो है श्वसन के बारे में बताए हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में, और पेड़ पौधे कैसे श्वसन करते हैं, और इसी के क्रम में हम प्रकाश संश्लेषण भी समझाए हैं पौधों में और इसकी क्रिया विधि को भी समझाने का कोशिश किए हैं। तो इसके बाद जो होता है, जो भोजन ह्यूमन के केस में या प्लांट के केस में आफ्टर डाइजेशन जो फूड मटेरियल होता है वह ग्लूकोज बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और यह जाता है कोशिकीय श्वसन में। तो कोशिकीय श्वसन में जब ये जाता है तो ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो बनता है पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड की तीन मतलब फेट होते हैं, भविष्य होते हैं। पहला तो है कि यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल का जनरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी भी वाटर वेपर्स के रूप में निकलेगा। दूसरी कंडीशन होती है कि ये किसी माइक्रोब्स में गया, यीस्ट वगैरह में गया, एनारोबिक माइक्रोब्स में गया, तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिसे किंडमन बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे, जिसमें एथिल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और एटीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे एटीपी बन रहा है, दो ही एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और दूसरी कंडीशन होती है कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऑक्सीजन डेप्थ हो जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस समय हमारे शरीर में ग्लूकोज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो है जो भोजन है कि ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ और जो मॉलिक्यूल बना, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बना, वो एटीपी बना और एटीपी जो है एनर्जी करेंसी कहलाती है, जो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में जो है वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट जो हम बताना चाह रहे हैं वह परिवहन के बारे में। इसे इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जीवों में जो भी भोजन होता है, जल होता है, ऑक्सीजन होता है, तो एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो सभी जीवों के अंगों में आवश्यक पदार्थों को ले जा सके ताकि सेलुलर लेवल पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में कह सकते हैं साधारण भाषा में कि ट्रांसपोर्ट का अर्थ है कि वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। जैसे हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो है लॉन्ग रूट पे बाई एयर भी जाते हैं, बाई जल शिप से भी यूज़ करते हैं और स्थल मार्ग से भी हम यात्रा करते हैं। हमारी चीज़ें भी जो हमारी नीड की होती हैं एक जगह से जहाँ पे उत्पादन होता है दूसरी जगह पे पहुँचता है, तो ये इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन ऐसे भाषा कहते हैं। लेकिन साधारण भाषा में हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का अर्थ है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, या हमको भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी हमारी होती है उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में ट्रांसपोर्ट को परिवहन इस सेंस में कहते हैं कि एक यह जीवन की प्रक्रिया है, वाइटल एक्टिविटीज है, जिसमें किसी जीवधारी के शरीर के अंगों से बने जो पदार्थ होते हैं उसके शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में सेलुलर लेवल तक
पहुंचाए जाते हैं। तो जीवधारी जो होते हैं वह कामदृष्टि के आधार पे यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें जो है विसरण के द्वारा ये पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन एक सेल के अंदर हो जाता है, और वो भी एक सेल के अंदर जितनी कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स होते हैं, वाइटल एक्टिविटीज करते हैं, उतने सिंगल सेल वाले जीवधारी भी करते हैं। तो बड़े जीवधारी जैसे प्लांट्स और एनिमल की कोशिकाओं में जैसे भोजन, ऑक्सीजन, जल पदार्थों की आपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ बायोलॉजिकली सिस्टम को फिर एक बार हम बता रहे हैं कि बता चुके हैं, बार हर वीडियो में कोशिश करते हैं समझाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बच्चा जो क्लास में जो वीक बच्चा है, सबसे वीक बच्चा, वो भी हमारी बात को समझ सके। ठीक है, तो सेल कोशिका जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है और कई ऊतकों के मिलने से अंग बनता है और कई अंगों के मिलने से जो है हार्मोन सिस्टम बनता है। तो इसी तरह से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौधों और जंतुओं में ट्रांसपोर्ट के लिए एक विशेष ऊतक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊतक ऑर्गन्स भोजन पानी को ग्रहण कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जीवों में हो गया। तो पौधों में ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करना चाहते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं मेनली जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ होते हैं और फ्लावर और रूट्स होते हैं। तो पौधों में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वह जो है जो टिश्यूज पार्टिसिपेट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होता है जड़ों के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण करता है, खनिज लवणों को अवशोषित करके जो है जड़ से तने से होते हुए पत्तियों तक ही पहुंचाने का काम करता है। और जो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है वह फ्लोएम जो होता है वह पौधे के विभिन्न भागों में जो है फ्लूइड के फॉर्म में पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम जाइलम सेल के बारे में बताना चाहते हैं, जाइलम सेल के बारे में बताना चाहते हैं। तो जाइलम सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन में कोशिकाएं भाग लेती हैं उसे जाइलम वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जाइलम वेसल्स कहते हैं, जो यहाँ फिगर के द्वारा बताया गया है। तो जाइलम वेसल्स को जाइलम और ट्रैकीड्स होती हैं। ऊपर जाइलम वेसल्स है और नीचे ट्रैकीड्स हैं। तो जाइलम वेसल्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और इसमें जगह जगह पे सेल में सेल वॉल होती है, टूटी होती है और एक कैपिलरी ट्यूब की तरह कार्य करती है। कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो दोनों सिरे पर ओपन होती है। इस तरह से इसमें जो होता है जाइलम वेसल्स वाहिकाएं बोलते हैं। यह ओपन स्ट्रक्चर होती है, इसमें बीच बीच में जो गर्त पाए जाते हैं, टूटी हुई स्ट्रक्चर होती है और यह जड़ों से लेकर के तनों तक कनेक्ट होती है, तनों से पत्तियों में कनेक्ट होती है। और यह सेल जो है जाइलम सेल वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इसे जाइलम वेसल्स भी कहते हैं। और यहाँ से वाटर इन करेगा तो जड़ों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे है ये सॉयल पार्टिकल्स है, सॉयल पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाया गया है। और रेड से जो डिनोट किए हैं इसमें कैपिलरी वाटर जो पौधे यूज करते हैं, कैपिलरी वाटर का प्रयोग पौधे अपने वाइटल एक्टिविटीज के लिए करते हैं। तो कैपिलरी बता रहे थे एक ट्यूब होती है जो दोनों सिरे पर खुली होती है और किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं तो पानी अपने आप ऑटोमेटिक इसमें ऊपर चढ़ने लगता है। तो उसी सिद्धांत पे जो जाइलम वेसल्स में पानी जड़ों के द्वारा जो है रूट हेयर्स के थ्रू पहुंचता है स्टेम के विभिन्न टिश्यूज में। तो इसी तरह से ये तो जाइलम वेसल्स ओपन होती है,
दूसरी जो ट्राइकीट्स होती है, इसमें जगह जगह पे गर्त क्रिस्ट पाए जाते हैं, हिंदी में गर्त बोलते हैं, CREST बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। और ये ट्राइकीट है, इसका एंड टेपरिंग होता है। क्या होता है? टेपरिंग होता है। और जो है ये भी वाटर और कंडक्शन मिनरल्स की कंडक्शन में मदद करता है। वाटर प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज होता है, और मिनरल्स जो होते हैं प्लांट्स में प्रोटीन और भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो जाइलम वेसल्स एक लंबी नलिका होती है जो खनिज जो निकास नली की तरह से कैपिलरी ट्यूब की तरह वर्क करती है, और ये नॉन लिविंग होती है। इसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, नो साइटोप्लाज्म और नो न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई भी नहीं पाया जाता है। और जाइलम वेसल्स होती है थिकनिंग है, इसमें लिग्निन पाया जाता है, LIGNI, जो वुड का फॉर्मेशन करता है, और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ये नॉन लिविंग, ये भी क्वेश्चन बनेगा, नॉन लिविंग कंडीशन में होती हैं जाइलम वेसल्स और ट्रैकीट्स, जो वाटर मिनरल्स को जो टिश्यूज पहुंचाते हैं। पूछा जाता है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो ये हो गया कि जाइलम वेसल्स जो होती हैं वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये नॉन लिविंग होती हैं, और एक कैपिलरी ट्यूब के एक्शन में काम करती हैं। और पूरे पेड़ पौधों में जड़ से लेकर के तने, और तने से लेकर पूरे प्लांट्स का यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये रूट हेयर है, रूट हेयर है, मूल रोम हिंदी में बोलते हैं, मूल रोम हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पे यह है सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, यहाँ पे फिल्म बन जाती है। तो जो है कैपिलरी फिल्म का काम ये करती है। यहाँ से जड़ पहुँचता है तनु के द्वारा, जड़ों से स्टेम के में पहुँचता है, और लीव्स में पहुँच जाता है, लीफ में पहुँच जाता है। और फोटो से लीफ में वाटर जो होते प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और रूट जल और मिनरल भी इसी के साथ साथ पहुंच जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है वह जो है फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तनों में भी पहुंचाया जाता है, पत्तियों से तनों में, और मतलब इसका डायरेक्शनल तो होता है फलों में, और फ्लावर्स वगैरह में भी पहुंचाया जाता है। तो कह सकते हैं कि जाइलम के जो टिश्यूज या पार्ट्स इसमें हेल्प करते हैं वो जाइलम वेसल्स होते हैं, और ये ट्रैकीट्स होती हैं। ट्रैकीट्स भी लंबी पतली संरचना होती है, और ये स्पिंडल शेप में होती है। स्पिंडल शेप ऐसे बोलेंगे जिसके दोनों सिरे टेपर्ड हो, नुकीले हो, ठीक है, और बीच में मोटाई दी हुई हो। तो ये लंबी पतली तुर्करूप होती है, और इसकी कोशिका भी स्थूल कोशिका भित्ति होती है, जिसमें गर्भ क्रिस्ट पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है क्रिस्ट पाए, इसको क्रिस्ट बोलते हैं, CREST बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। और वाटर जो है ट्रैकीट्स में एक स्थान से दूसरे सेल में कनेक्ट हो जाता है, तो एयर एक कॉलम का काम करता है। तो ट्रैकीट्स जो है कास्ट में होता है, और सभी पौधों में ये पाया जाता है, लेकिन जो लोअर प्लांट होते हैं उसमें जो है ये वाटर कंडक्टिंग सिस्टम का काम करता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है पौधे के विभिन्न भागों में आंतरिक के जो टिश्यूज होते हैं उसमें जो है वाटर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इसको समझने के लिए जो है रूट की एनाटॉमी, आंतरिक संरचना को समझना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है यह सॉइल पार्टिकल्स है। क्या है? सॉइल पार्टिकल्स है, मृदा कण से बोलते हैं। और ये है रूट हेयर, रूट हेयर यहाँ पे लिखा गया रूट हेयर है। और जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये जो है सॉइल वाटर है,
मृदा में जो जल पाया जाता है। और ये कैपिलरी कई तरह के जल पाए जाते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, आर्द्र जल बोलते हैं, केमिकल बाइंडिंग वाटर होता है। लेकिन पौधे जो यूज करते हैं कैपिलरी वाटर का यूज करते हैं। जल एक फिल्म बनाती है, उसको क्रॉस करते हैं और यह जो है रूट हेयर में पहुंच जाता है। इसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन तमाम तरह के मिनरल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो इसी के साथ पहुंच जाते हैं प्लांट के मतलब रूट हेयर में। और यहाँ पे जो पहला इसका आंतरिक संरचना देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो रूट हेयर ही हो गया जिसे यहाँ पे दिखाया गया। बाहर संरचना इसकी है, आंतरिक में रूट हेयर का इस जो है रूट का स्ट्रक्चर लिया गया है। तो सबसे पहला जो सेल होता है एपिडर्मिस होता है, बाह्य त्वचा इसे बोलते हैं। एपिडर्मिस पहला लेयर होता है, इसे बाह्य त्वचा बोलते हैं। और दूसरा इसमें होता है कार्टेक सेल होते हैं। हाइपोडर्म कई तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो पूरा मिला के यहाँ तक के रीजन को रूट कार्टेक्स बोलते हैं। लास्ट में होता है एंडोडर्मिस होता है। तो वाटर जो होता है वो रूट हेयर के थ्रू जो है एपिडर्मिस में जाता है बाह्य त्वचा में, फिर दूसरे सेल में पहुंचता है, फिर तीसरे सेल में पहुंचता है, फिर चौथे सेल में। इस तरह से कार्टिकल रीजन में रूट कार्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस में पहुंचता है। फिर इसके बाद से यह होते हुए जो है स्टेम में पहुंच जाता है। स्टेम से होते हुए यह लीव्स में पहुंचता है। तो यह लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ भी जो है एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं, एपिडर्मल है और ये मेसोफिल सेल है। तो वाटर एक सेल से दूसरे सेल में इन करता है, दूसरे से दिखाया गया है। और इसमें दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो लोअर लीफ में किसी में ऊपर और दोनों लेयर पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसे रंध्र हिंदी में बोलते हैं। तो रंध्रों के द्वारा जो होता है O2 और CO2 गैसीय विनिमय तो होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर और मिनरल्स का, यहाँ पे क्या होता है कि पौधे प्रकार जो वाटर गया, मिनरल्स गया, तो वाटर का तो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। और जितना वाटर पौधे कंडक्ट करते हैं उसका 1 to 3% ही फोटोसिंथेसिस में पौधे यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। और बाकी जो वाटर होता है वह जलवाष्प बन के स्टोमेटा के थ्रू इवोपरेट हो जाता है। तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे के वायवीय भागों द्वारा पानी जो है वाष्प के रूप में इवोपरेट हो जाता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सॉइल वाटर में जो होता है और जो रूट की बात हो रही है, रूट हेयर के थ्रू जो वाटर जाता है तो इसमें ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ का वाटर पोटेंशियल जो होता है सॉइल का ज़्यादा होता है और रूट में इसका वाटर पोटेंशियल कम होता है। तो वाटर इसमें जो विसरण के थ्रू इन कर जाता है। तो एक सेल इसी तरह से जो है दूसरे सेल में भी वाटर पोटेंशियल डाउन होता है, कम होता है और कंपेरेटिवली फिर रूट से जो है एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाता है। ये इसलिए होता है कि पौधे लगातार ट्रांसपिरेशन करके एक सेक्शनल फोर्स क्रिएट कर देते हैं, चूसर रूट प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और लगातार जो है इसका एक सेक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लगातार पानी जो है रूट्स के माध्यम से सॉइल वाटर से जो है तनों जड़ों से होते हुए तनों में पहुंचता है, तनों से पत्तियों में पहुंचता है, पत्तियों से पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। और जो अनावश्यक वाटर होता है मतलब पौधे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज नहीं कर पाते हैं, वह ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर चला जाता है। तो यह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो है मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण पौधे रूट से लीफ तक कैसे करते हैं, इसको बताने का कोशिश हम किए हैं। तो यह जो हो गया, इसमें जो प्लांट टिश्यूज पार्टिसिपेट करते हैं परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जाइलम के बारे में बता दिए। और फ्लोएम जो होता है,
फ्लोएम के जो पार्ट होते हैं यह वाटर और वाटर बने बनाए जो फूड होते हैं उसको पहुंचाने में मदद करते हैं। तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब पाया जाता है। फ्लोएम जो होता है इसमें कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब पाया जाता है। तो ये सेल जो होते हैं लिविंग कंडीशन में होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं और इसमें साइटोप्लाज्म में होता है, केंद्रक नहीं होता है और इसमें कंपेनियन सेल भी पाई जाती हैं। और पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह लीफ के मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। और भोजन जो बनता है लीफ की मीजोफिल सेल में होता है, फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं। और पत्ती की मीजोफिल सेल में निर्मित जो ग्लूकोज होती है वह सीम सेल में प्रवेश करता है और पौधे उसके सभी भागों को तने और जड़, तना, पत्ती सब में पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जो वाटर मिनरल्स होता है इसका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। और फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो वाटर मिनरल्स और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो फूड मटेरियल्स बनाते हैं सुक्रोज के फॉर्म में फ्लोएम के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यूज संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम ही होता है। और हार्मोन्स भी जो है फ्लोएम और के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। तो फ्लोएम में जो होते हैं कलनी नलिका होती है, सीप ट्यूब्स होते हैं और कंपेनियन सेल पाए जाते हैं। और इसका सेल वॉल भी सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। तो फ्लोएम सेल को हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, साइटोप्लाज्म, और ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल इसे सहचर कोशिकाएं कहते हैं। और जो लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है वह सुक्रोज के फॉर्म में, ग्लूकोज होता है सुक्रोज के, ये भी क्वेश्चन पूछा है किस फॉर्म में पौधे पहुंचाते हैं, तो सुक्रोज के फॉर्म में जो बना बनाया भोजन होता है फ्लोएम के थ्रू पौधों में पहुंचता है। ठीक है, तो जाइलम में ऊपर से नीचे की तरफ होता है, नीचे से जो होता है ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। और प्लांट्स में फ्लोएम में हर दिशाओं में मूवमेंट्स होता है। पौधे में जो होता है पत्तियों, मतलब इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं, जो भोजन का परिवहन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियां भोजन बनाती हैं तो वह सिंपल ग्लूकोज के रूप में बनाती हैं और सुक्रोज के फॉर्म में जो है विभिन्न भागों में पौधों के पहुंचाया जाता है, हार्मोन्स वगैरह पहुंचता है। पौधों के पत्तियों में बने भोजन को सभी भागों में जैसे तनों, शाखाओं, जड़ों इत्यादि में ले जाया जाता है। पौधों की पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों को फ्लोएम जो होता है इसमें सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स भी पाए जाते हैं तो पहुंचाते हैं। और पत्तियों से जो बना बनाया भोजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है वह पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचने को हम कहते हैं परिवहन या स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन को समझ सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो पत्तियों द्वारा जो बना बनाया जो फूड मटेरियल होता है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, असेंट ऑफ सेट बोलते हैं। तो ये हो गया। और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, परिवहन की क्रियाविधि जो होती है वह एक्टिव होती है। इसमें एनर्जी की फ्लोएम में भोजन का संचलन या स्थानांतरण जो होता है इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है और एटीपी इसमें प्रयोग होता है।
तो एटीपी जो होता है जो है फ्लोएम ऊतक की चलनी नलिकाओं में भरा होता है और जल अब शर्करा चलनी नलिकाओं में परासरण की क्रिया द्वारा प्रवेश करता है। परासरण एक क्रिया ऐसा प्रोसेस होता है, विसरण होता है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो गति होती है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल मेंटेन हो जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है। तो फ्लोएम पौधों की आवश्यकता अनुसार भोजन का संचलन करता है। बसंत में जो पौधे होते हैं जड़ या तने में के ऊतक में संग्रहित शर्करा भी फ्लोएम जो द्वारा कलिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है, जिन्हें विकसित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझाने का कोशिश किए हैं कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसको फिर हम एक बार बता रहे हैं कि ये तो रूट का स्ट्रक्चर हम बताए, फिर ऐसे कंसेप्ट हम देना चाह रहे हैं कि जड़ों के द्वारा जो होता है इसमें रूट हेयर पाए जाते हैं और सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल जो बाइंडिंग कैपेसिटी रूट को स्ट्रेंथ देते हैं और रूट हेयर के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स जाइलम टिश्यू से जड़ों से तनों में होते हुए पत्तियों में पहुंचता है और ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बनता है वह जो है सुक्रोज के फॉर्म में फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में, जैसे पत्तियों से होते हुए तनों में और तनों में और फ्लावर्स में, फ्रूट्स में भी पहुंचाए जाते हैं। और साथ साथ मिनरल्स भी जो पहुंचते हैं जाइलम के थ्रू, वह भी जो है फूड के साथ साथ हार्मोन्स वगैरह भी इसमें पहुंचते हैं फ्लोएम के थ्रू जो होता है, और प्रोटीन फैट आदि का भी निर्माण करते हैं। तो पौधों में ट्रांसपोर्टेशन हम समझाने का कोशिश किए, तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें बनता है तो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो दिया है पौधों में जाइलम या दारू हिंदी में बोलते हैं किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें दे रहा है ऑप्शन जल के संवहन के लिए, भोजन के संवहन के लिए, एमिनो अम्ल के संवहन के लिए और ऑक्सीजन के संवहन के लिए। तो एमिनो जो जाइलम होते हैं एमिनो अम्ल का भी संवहन नहीं करते हैं, भोजन का संवहन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन का संवहन नहीं करते हैं, तो जल का संवहन करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जाइलम में ऐसे दो कोशिकाओं का नाम बताइए जो कि वाटर और मिनरल के कंडक्शन में मदद करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ट्रेकीट्स और वेसेल्स, वहिकाएं और वहिनकाएं हिंदी में कहते हैं। फ्लोएम के पास जुड़ी दो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो भोज्य पदार्थों को या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में मदद करती हैं, उनके नाम बताइए। तो इसमें हो गया कंपेनियन सेल बता दिए हैं और सीव सेल, संचर कोशिकाएं होती हैं। फिर कह रहे हैं अगला क्वेश्चन फिर बनेगा ऊतकों का नाम बताइए जो परिवहन में मदद करते हैं। सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ऊतकों का नाम बताइए जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। पहला पौधों में भोजन, दूसरा पौधों में जल और खनिज लवण। तो इसका आंसर सब लोग जानते होंगे बताने। इसमें भोजन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है और खनिज लवण जो होता है जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं अत्यंत विकसित पौधों में परिवहन तंत्र का अंग क्या है। तो परिवहन तंत्र का अंग जो होता है वह फ्लोएम ही है। ठीक है, पौधों में फिर अगला क्वेश्चन है पौधों के संवहन ऊतक का नाम बताइए जो उनकी सहचर कोशिकाओं के साथ साथ चलनी कोशिकाओं का बना होता है। पौधों के संवहन ऊतक का नाम बताइए जो उनकी सहचर, कंपेनियन सेल और सीव सेल का बना होता है। यहाँ स्ट्रक्चर पहले बता दिए, इसको फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बार बार बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए है कि आवश्यकता जो पानी पौधे लेते हैं जड़ों के द्वारा
फ्लोएम के थ्रू तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और जो आवश्यकता से अधिक पानी होता है वह स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिमूव हो जाता है। तो आवश्यकता से अधिक पौधों के द्वारा पानी वायवीय भाग से निकाला जाता है, उसी को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है। फिर कह रहे हैं स्थानांतरण में कौन सा पादप ऊतक आवश्यक होता है। फूड मटेरियल की बात हो रही है, तो जाइलम या फ्लोएम, बार बार रिपीट क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जाइलम वाटर मिनरल्स के लिए है, और फ्लोएम होता है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए है। फिर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में संवहन ऊतक का नाम बताइए। इनमें से जो बना होता है जीवित कोशिकाओं के द्वारा और मृत कोशिकाओं के द्वारा। तो जो जाइलम के टिश्यूज होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, वहिकाएं और बहिनिकाएं ये मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं, और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। पत्तियों से पौधों के दूसरे भागों में भोजन का परिवहन के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। पत्तियों से पौधों के दूसरे भागों में भोजन के परिवहन के लिए प्रयुक्त शब्द है कि स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन ऑफ सेट बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ सेट बोलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, पौधों में कौन सी प्रक्रिया एटीपी से ऊर्जा के उपयोग के लिए पूरी होती है। तो यह ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए है। ठीक है। जीवधारी पौधा हो या प्राणी हो, पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक होता है। पदार्थों का परिवहन इसलिए आवश्यक होता है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने के लिए, जो भोजन के पदार्थ बनते हैं, जल और ऊर्जा और हार्मोन्स आदि के लिए वाइटल एक्टिविटीज को पौधे पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए आवश्यक होता है। फिर कह रहे हैं पौधों और प्राणियों में पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतकों और अंगों की आवश्यकता क्यों होती है। परिवहन के लिए डिवीजन ऑफ लेबर और विभिन्न वाइटल एक्टिविटीज को चलाने के लिए। फिर कह रहे हैं पौधों में भोजन किस प्रकार वहित किया जाता है। तो पौधों में भोजन जो होता है, पत्तियों से जो ग्लूकोज बनता है सुक्रोज के फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में, जो है पत्तियों से होते हुए पौधों के और विभिन्न भागों में जड़ों तक पहुंचता है, और पत्तियों, फल, फूल इत्यादि में पहुंचता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं जाइलम फ्लोएम में क्या भिन्नताएं होती हैं। तो जाइलम फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक होते हैं, दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, लेकिन जाइलम खनिज लवणों को जो है जड़ों से जो है रूट हेयर्स के द्वारा जो है विभिन्न भागों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। फ्लोएम होता है भोज्य पदार्थ जो ग्लूकोज बनता है सुक्रोज के फॉर्म में पहुंचाता है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, बहुत इसी होता है। तो फिर कह रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम में से कौन पदार्थों को ले जाता है ऊपर की ओर साथ साथ नीचे की ओर। ऊपर की ओर साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऊतक होता है जो ऊपर के साथ साथ नीचे को ले जाता है। तो फ्लोएम होता है जो फूड मटेरियल होता है, ऊपर के साथ साथ हर भागों में पहुंचाता है, तो इसका मूवमेंट बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शनल होगा। फिर कह रहे हैं केवल ऊपर की ओर कौन जाएगा। तो इसमें जाइलम टिश्यूज में ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं, वह नीचे से रूट से केवल ऊपर की तरफ ही ले जाएगा, और फ्लोएम के द्वारा जो बनेगा वह पौधे के सभी भागों तक पहुंचेगा, बहुदिशीय मूवमेंट होगा। तो आई होप सब लोग पदार्थों में ट्रांसपोर्टेशन समझ गए होंगे, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न इससे बनेगा, मान लो तो पूछा जाएगा कि पौधों में वहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में वहन की विधियों को समझाइए, ट्रांसपोर्टेशन की विधियों को समझाइए। इसमें जाइलम और फ्लोएम के काम को लिखना है, फिगर भी ऐसे बना देना है, इस तरह से भी आप समझा सकते हैं। तो आज हम अपना यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तो इसमें हम ह्यूमन में, मनुष्य में
ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ पूरे लिविंग वर्ल्ड में शॉर्टली बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गया होगा, बोर्ड की तैयारी मेहनत से करिए। और वीडियो रिक्वेस्ट है कि पूरा देखेंगे तभी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। हर वीडियो में एक टॉपिक हम लाते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट पूरा उसको समझ जाएंगे। और ये वीडियो हमारा बोर्ड के साथ साथ जो स्टूडेंट नीट की तैयारी करेंगे आगे चल करके, हमारी कोशिश रहती है कि उनको भी मदद रहेगा। तो कुछ वर्जन इंग्लिश में भी हो जाता है, कुछ हिंदी में वर्ड्स होते हैं। आगे चल के बायोलॉजी इंग्लिश में ही समझना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी लोग हमारे वीडियो को फुल देखिएगा, और जो भी सजेशन होगा लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और जो नए होंगे उसको सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को। कोई सजेशन होगा तो इनबॉक्स में आप मैसेज करिएगा, उसका वेलकम है। हम कोशिश करेंगे रिमूव करने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।